सो इन टुडेस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंप पाइपिंग के बारे में, ठीक है ना। तो पंप पाइपिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको थोड़ा सा पंप के बारे में समझना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं नोट पैड। देखिए पंप पाइपिंग में अभी मैं पंप जो है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बात कर रहा हूँ कि पंप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, गियर वाला है, क्या है वो सब, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना। हम बात करेंगे पाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी पाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करता हूँ तो पाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात होनी चाहिए भाई, कि मेरा पाइप, ठीक है, मेरा पाइप, तो मेरा पाइप क्या है, किससे जुड़ता है पंप में, उसके नोजल से जुड़ता है। तो पंप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नोजल्स की लोकेशन, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से एज अ पाइपिंग के हिसाब से बात करूँ तो हमारे हिसाब से जो पंप होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला पंप होता है आपका एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज, ठीक है, बहुत ही कॉमनली और वाइडली यूज होने वाला पंप है। फिर आता है आपका साइड सक्शन और साइड डिस्चार्ज वाला पंप, राइट, साइड सक्शन और साइड डिस्चार्ज वाला पंप। तीसरा जो पंप होता है वो होता है आपका टॉप सक्शन एंड टॉप डिस्चार्ज वाला पंप, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, आपके पंप का जो नोजल है, पंप में दो नोजल होती है, मेनली दो नोजल होती है। एक होती है आपकी सक्शन, एक होती है आपकी डिस्चार्ज। उसके अलावा पंप में और भी नोजल्स होती हैं जिसको हम ऑक्सिलरी नोजल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी नोजल्स से जुड़ती है ऑक्सिलरी पाइपिंग। जैसे कि उसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है आपका बेस प्लेट ड्रेन। जो पंप होता है ना, पंप में क्या होता है, ऑयलिंग ऑयलिंग करते हो जो पंप की जो साफ सफाई करी जाती है, तो वो ऑयल और पानी मिक्स होके एक ऑयली वाटर बन जाता है। तो उस ऑयली वाटर को निकालने के लिए आपके ड्रेन्स होते हैं ना, तो वो सब चीजों की जो पाइपिंग होती है वो आपका कहलाता है ऑक्सिलरी पाइपिंग, ठीक है। अब उस ऑक्सिलरी पाइपिंग, अब वो डिपेंड करता है वो ऑक्सिलरी पाइपिंग किसके स्कोप में, या तो वो हमारे स्कोप में होती है या तो फिर वो कभी कभार वेंडर के स्कोप में होती है। मतलब जो बंदा पंप सप्लाई कर रहा है वही जो है उसकी पाइपिंग भी करके देता है। तो डिपेंड्स है ना कि कौन कर रहा है, स्कोप ऑफ वर्क किसका है, ठीक है ना। तो जनरली मैंने जहां तक देखा है तो मैंने दोनों केसेस देखे हैं, मतलब उसमें ऑक्सिलरी पाइपिंग जो वेंडर भी करके दे रहा है या फिर हम लोग भी कर रहे हैं ना। तो जनरली जो ऑक्सिलरी पाइपिंग होती है वो आपकी स्मॉल बोर पाइपिंग ही होती है, ठीक है ना। चलिए, तो जो एंड सेक्शन है टॉप डिस्चार्ज है, इसका यदि मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बताऊं तो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि आपका जो पंप होता है उसके मैं कंपोनेंट्स ही बता देता हूँ आपको। देखिए पंप जो होता है ना उसके सबसे नीचे होता है आपका फाउंडेशन। ये क्या है, फाउंडेशन। ये जो पंप की फाउंडेशन होती है ना, ये किसके स्कोप में आती है, ये स्कोप में आती है सिविल के, ठीक है ना। ये किसके स्कोप में आएगी, सिविल के स्कोप में आएगी। जनरली जो फाउंडेशन होता है उसकी हाइट क्या रखते हैं हम, 300 mm रखते हैं जनरली, ठीक है ना। जनरली हम 300 mm रखते हैं। मतलब इनिशियल मॉडलिंग जब हम करते हैं पंप का तो हम लोग फाउंडेशन की हाइट को जो है 300 कंसीडर करके चल सकते हैं। इस फाउंडेशन के ऊपर क्या आता है, आपका आता है बेस प्लेट। ये है आपकी बेस प्लेट जिसकी जनरली हम थिकनेस जो है वो कंसीडर करके चलते हैं 50 mm। क्या कंसीडर करके चलते हैं, 50 mm उसकी बेस प्लेट की हाइट होती है। इस बेस प्लेट के ऊपर जो है आपका दो चीजें होती हैं। यहाँ पे लगी होती है आपकी मोटर कुछ इस तरह से। फिर इसके बीच में एक होता है इम्पेलर, सॉरी इम्पेलर बोलना, आपका शाफ्ट होता है, और आपकी यहाँ पे लगी होती है इम्पेलर केसिंग। ये आपकी क्या है, इम्पेलर केसिंग। इस केसिंग में आपके लगे होते हैं नोजल। कुछ एक नोजल होता है जो इस तरह से होता है, और एक नोजल जो होता है वो आपका ऊपर की तरफ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये, और ये आपका नोजल ऐसा। कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो ये आप जो पहला देख रहे हैं पंप, इसे कहते हैं एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज। मतलब सामने से सक करता है और ऊपर से डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा टाइप का हो गया, एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज। अच्छा, साइड सक्शन की बात करता हूं तो सक्शन में यहाँ पे नोजल होता है। साइड सक्शन में नोजल एक इस तरफ होगा, एक उसके पीछे तरफ होगा। ये हो गया आपका साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज। दूसरा जो केस होता है उसमें क्या होता है कि यदि मैं इसी इम्पेलर को यदि मैं टॉप व्यू बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है इम्पेलर, ठीक है। और इसी में आपका जो सक्शन होगा वो एक होगा इस तरफ ऐसे, और दूसरा होगा आपका इस तरफ ऐसे। दोनों नोजल जो है ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा यदि है तो टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज हो गया। तो ये तीन तरह के पंप हो गए हमारे,
करेक्ट। अच्छा, अब इसी में आपका बेस प्लेट ड्रेन होता है, ल्यूब ऑयल ड्रेन होता है दुनिया भर के, जो कि ऑक्सिलरी नोजल हो गई और उनकी ऑक्सिलरी पाइपिंग हो गई। करेक्ट। जब भी हम पंप बनाते हैं, जब भी हम पंप बनाते हैं तो उसका जो सक्शन नोजल होता है उसका नाम हमेशा क्या होगा, N1 होगा। उसका नाम क्या होगा, हमेशा N1 होगा। जो जो डिस्चार्ज नोजल होता है उसका नाम क्या होगा, हमेशा N2 होगा। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, हमेशा N2 होगा। अच्छा, अब N1 और N2 हो गया। अब जरूरी नहीं है, अब जो PNID देखोगे तो कभी कभार उसमें क्या होता है कि जो N1 नोजल है आपका क्या है, छोटा है, N2 नोजल क्या है आपका, बड़ा है, या कभी कभार आपका दोनों बराबर भी होता है ना, दोनों आपका बराबर भी होता है। तो आपको यदि कोई बोले कि भाई पहचानो कि कौन सा सक्शन है और कौन सा डिस्चार्ज है ना, तो N1 आपका क्या होगा, सक्शन होगा, N2 क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा। राइट। अब इसमें बात आती है रूटिंग की। तो जब भी हम पाइपिंग करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे सक्शन हो या डिस्चार्ज हो, पूरा का पूरा पाइपिंग यहाँ पे होगा, इस एरिया में, मतलब पंप के सामने। कुछ भी आपका पंप के पीछे नहीं जाएगा। अब पंप के पीछे नहीं जाएगा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये है आपकी दीवार, इस नोजल के सेंटर के पीछे कोई भी पाइप नहीं होना चाहिए। इस नोजल के सेंटर से पीछे की तरफ जहां पे मोटर होती है वहां पे कुछ भी पाइपिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो जितनी भी पाइपिंग करते हैं सब कहाँ करते हैं, सामने करते हैं, पंप के सामने। ठीक है, अब उसका रीजन होता है, जैसे हमने पाइपिंग के प्रिंसिपल्स में पढ़े हैं, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यदि मैं इसको अरेंज करूँ रूटिंग को, और यदि मैंने रूटिंग मैंने पीछे बनाई, तो वो मेरे प्रिंसिपल ऑफ पाइपिंग को जस्टिफाई नहीं करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सारी रूटिंग्स सामने की तरफ रखेंगे। उससे फायदा क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी हमारी, कंस्ट्रक्टेबिलिटी हमारी हो जाएगी, हम कॉमन सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, और मेंटेनेंस कर पाएंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम पंप लगाते हैं तो पंप का जो बैक साइड होता है जहां पे मोटर होती है ना, पंप का जो बैक साइड होता है, ये वाला एरिया, ये हमेशा खाली होना चाहिए। और ये खाली होना चाहिए मतलब ये है आपका 4x3, 4 मीटर हाइट और 3 मीटर चौड़ाई, है ना, इतना पंप के पीछे का स्पेस हमेशा खाली होना चाहिए। क्यों खाली होना चाहिए, ताकि जो उस पंप में लगी हुई मोटर है उसका मेंटेनेंस किया जा सके। पंप में देखिए आप, जनरली जो मेंटेनेंस के लिए जो कंपोनेंट जाता है वो मोटर ही जाती है। पूरा का पूरा पंप उठा के जाना बहुत रेयर होता है, बट उसमें जो भी मेंटेनेंस होता है मोटर का ही होता है। तो मोटर का पीछे वाला जो पोर्शन है वो हमेशा खाली होना चाहिए। ठीक है। अब पंप जो होता है वो 3 तरीके से लगाया जाता है। ये आपका पाइप रैक है, ये प्लान व्यू है। पंप लगाने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप पंप टोटली आउटसाइड द पाइप रैक, या तो आप पंप पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड द पाइप रैक, या तो आपका पंप पूरे की तरह पूरा का पूरा इनसाइड द पाइप रैक होगा। ये 3 तरीके से जो है आप पंप लगाते हो, या तो आप कंप्लीटली आउटसाइड द पाइप रैक होता है, या फिर पार्शली इनसाइड और पार्शली आउटसाइड होता है, या फिर कंप्लीटली इनसाइड द पाइप रैक होता है। अब ये कंप्लीटली आउटसाइड कब लगाते हैं भाई, अब जहां मान लीजिए जहां मेरा पाइप रैक है ही नहीं, है ना, तो वहां तो वही बात होगी ना कि कंप्लीटली आउटसाइड हो गया, है ना, तो वो वाला केस हो गया। सेकंड केस आता है जो कि सबसे कॉमनली यूज करते हैं हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में, वो होता है पार्शली इनसाइड और पार्शली आउटसाइड। ठीक है ना, वो हमारा ये केस हो गया। जो तीसरा केस होता है वो हम लोग कब कहाँ यूज करते हैं, जो छोटे छोटे पंप होते हैं ना, उनको ही रखना बेहतर होता है कंप्लीटली इनसाइड द पाइप रैक। उनको हम, यदि हम क्या बोलते हैं उसको, हम पार्शली आउटसाइड या ऐसा रखते हैं तो वो उतना मजा नहीं आता है, और वो दूसरी बात क्या, हमारा स्पेस भी खा जाएगा। छोटे पंप की बात करूँ, बड़े पंप की तो बात ही नहीं करी मैंने। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। तो पंप को रखने के 3 तरीके हो गए, राइट। बाहर रखो कंप्लीटली, या तो आधा अंदर आधा बाहर, या तो पूरा अंदर। अच्छा, अभी क्या होता है ना, जब पूरा अंदर रखते हो, पूरा अंदर रखते हो और उसके दोबारा आपका जो पाइप का जो रूटिंग है वो पाइप रैक में ही जाना है, तो थोड़ा सपोर्टिंग का भी इशू हो जाता है ना। ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई सपोर्ट भी तो करना है। मान लो यहाँ से जो लाइन निकल रही है, जो डिस्चार्ज लाइन है या फिर जो सक्शन लाइन है, वो आ रही है, तो अब क्योंकि आपको मैंने बताया जितना भी रूटिंग होता है पंप के सामने होता है, तो जब भी हम पंप करते हैं तो हमारे पंप के सामने कम से कम मान के चलिए आप 2-3 मीटर जो है आपको स्पेस देना ही पड़ता है। यहाँ आपको 2-3 मीटर स्पेस ही आता है।
तो हमको वो रूटिंग करते वक्त ये चीज को भी सोचना है कि भाई पंप यदि बहुत बड़ा है, मतलब जो पंप का सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन है उसका साइज जो है बड़ा है, 10 इंच का है, तो इट विल कंज्यूम मोर स्पेस, राइट। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती है लेआउट जब हम बनाते हैं ना, तो ये सब चीजें सोचते हैं कि कैसे होगा रूटिंग, कैसे होगा इसका सपोर्ट, कैसे करेंगे इसको, है ना। क्या ये पाइप रैक में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वो सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, यहाँ तक तो हमें समझ में आया लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं इसी में कि हमें जो रूटिंग करनी है तो उसमें दो चीजें होती है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तो पहले मैं सक्शन लाइन की बात करता हूँ। जनरली क्या होता है, अच्छा दूसरी बात, जब भी हम कहीं से सक कर रहे होते हैं तो आप हमेशा मेक श्योर कर, जैसे मान लीजिए ये मेरा इक्विपमेंट है, इसमें एक नोजल है, ठीक है, इसमें एक बॉटम नोजल है, इस बॉटम नोजल से लाइन निकल के कहाँ जा रही है, पंप में जा रही है। मान लीजिए पंप को मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, ये मेरा पंप है और ये इसका जो है सक्शन नोजल है। अब आप इस चीज को देखिए, एक बहुत ही कॉमन फंडा होता है एनपीएसएच का, ठीक है ना। अभी उतना डिटेलिंग में मैं नहीं समझा रहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। जहां पर भी आपका वेसल है और जिस वेसल से लाइन सक होके पंप के सक्शन में जा रही है, ये मेक श्योर करिए कि आपका जो पंप का सक्शन नोजल है वो इस नोजल से नीचे ही हो। मतलब यदि आपका ये एलिवेशन पे आपका इक्विपमेंट रखा है तो आपका जो पंप होगा वो नीचे ही होगा, है ना। आपका जो पंप है वो नीचे ही होगा, ये नोजल इस नोजल से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप रूटिंग करते हैं, यहाँ से आपने रूटिंग करी, यहाँ से आपने रूटिंग करी इसको, राइट, ये आपने रूटिंग करी, तो ये जो रूटिंग है ना वो आपकी शॉर्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्ट्रेट होनी चाहिए। शॉर्ट एंड स्ट्रेट का ये मतलब नहीं होता कि सीधा लाइन खींच दिया या सीधा पाइप से पाइप जोड़ दिया, ऐसा नहीं। शॉर्ट एंड स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ट्राई टू अवॉइड नंबर ऑफ एल्बोस, मतलब आप ज्यादा टर्न्स जो है ना उसका यूज ना करें, आप जो है ज्यादा टर्न्स का यूज ना करें, वो बेहतर होगा पंप के सक्शन लाइन में, करेक्ट। तो ये चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, मतलब हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो, ज्यादा लाइन को घुमाए ना, अननेसेसरी लाइन को ट्रैवल ना कराएं, एंड चूज करें शॉर्टेस्ट पाथ को। तो ये चीज हमें क्या है ना लेआउट में भी हेल्प करती है कि भाई अच्छा मेरा ये वेसल है, इस वेसल से के जो पीएनआईडी हम जब देखते हैं लेआउट बनाते हैं तो हम पीएनआईडी देखते हैं, तो जब भी हम उस वेसल से कोई पंप के पास लाइन लेके जा रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो पंप उस वेसल के नजदीक हो, ताकि हमारा जो सक्शन है ना वो बरकरार रहे। अब देखो मान लो एक वेसल है और आपके पंप की भी कुछ कैपेसिटी होगी, भाई उसको भी खींचने की भी तो कुछ कैपेसिटी होगी ना। अब आपने उसको रख दिया है किलोमीटर दूर, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने से वो उसको खींच ही नहीं पाएगा, करेक्ट। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमको ऐसे भी डिस्टेंस पे नहीं रखना है कि पंप जो है जितनी कैपेसिटी का पंप हमने लगाया वो काम ही नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंट ही नहीं है। देन एट दैट इन दैट केस क्या होगा, आपको पंप का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा एंड इट विल इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट, बिकॉज ऑफ योर लेआउट डिसीजन। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, राइट। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पंप का सक्शन, एक होता है पंप का डिस्चार्ज। तो पंप के सक्शन की यदि मैं बात करूं तो होता क्या है कि जो है लाइन जो है आपकी ऐसे आती है, कहीं से आ रही है, मान लीजिए, मतलब ये मेरा मान लीजिए पॉइंट है जहां से आ रही है, ड्रॉप होती है, ये बहुत ही जेनरिक डायग्राम है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा, फिर ये स्प्लिट होता है, फिर ये ड्रॉप होता है, यहाँ से ड्रॉप होता है, फिर लाइन ऐसे आती है, फिर लाइन ऐसे आती है, और यहाँ पे आपका जो है ऐसे नोजल लगा होता है, करेक्ट, ये सक्शन नोजल है। अच्छा एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, पंप जो होता है ना वो पेयर में होता है, जनरली बोल रहा हूँ, पंप जो होता है आपका पेयर में होता है, मतलब पंप ए पंप बी ऐसा है ना, इस तरह पेयर्स में होते हैं ना। वो पेयर में क्यों होते हैं कि भाई एक काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया मतलब एक में कुछ मेंटेनेंस का काम आ गया तो दे हैव टू टेक इट फॉर द मेंटेनेंस, तो एटलीस्ट दूसरा सिस्टम जो है वर्क करता रहे, तो इसे प्लांट शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में यदि मान लो कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो उसके चक्कर में पूरा प्लांट थोड़ी ना बंद कर दोगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव द लाइक इक्विपमेंट्स इन पेयर्स, एक बंद हो गया तो दूसरा चलता रहे, प्लांट कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए, करेक्ट। तो ये पंप जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो ये सक्शन लाइन हो गया। अब सक्शन लाइन में जो सबसे पहला कंपोनेंट, देखिए मैं कंपोनेंट की जब भी बात करता हूँ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई पंप के सक्शन में क्या क्या कंपोनेंट होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा ये पीएनआईडी है, ये पीएनआईडी देख के बताओ
कि इसमें सक्शन लाइन कौन सी है और डिस्चार्ज लाइन कौन सी है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आपको पता हो कि N1 नोजल जो है वो सक्शन है, N2 नोजल जो है वो डिस्चार्ज, आप ऐसे पता कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि सक्शन लाइन को पता करने का, कि जो सक्शन लाइन होती है उसमें लगा होता है फिल्टर। ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, फिल्टर। अब कभी कभार पीएनआईडी में जो है फिल्टर दिखाया नहीं होता है, कभी कभार पीएनआईडी में फिल्टर नहीं दिखाया जाता है, मतलब फिल्टर मतलब वैसा प्रॉपर वाई शेप में जो फिल्टर, फिल्टर भी तीन टाइप के हैं आपके, वाई टाइप है, टी टाइप है, यू टाइप या बास्केट टाइप, बकेट टाइप जो बोल लो वो होता है। तो जरूरी नहीं कि वैसा ना दिखाए, वहां पे सिंपली एक ऐसा कोन बना के दिखाया, मतलब टेम्पररी फिल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर दो टाइप के होते हैं, परमानेंट फिल्टर होता है और एक टेम्पररी फिल्टर होता है। जो टेम्पररी फिल्टर होता है वो कोन टाइप का होता है, जो परमानेंट होता है उसमें वाई टाइप, टी टाइप और यू टाइप, बकेट टाइप जो है वो आता है। तो जहां पे भी फिल्टर लगा है वो लाइन क्या है आपकी, सक्शन लाइन है, और जहां पे भी आपका चेक वॉल लगा है वो लाइन क्या है आपकी, डिस्चार्ज लाइन है। तो दो तरीके आपको मैंने बताए हैं कि कैसे सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को पता करते हैं, या तो नोजल के नंबर से N1 N2 से भी, या तो फिल्टर और चेक वॉल से पता करते हैं। तो अब आपसे ये बोला जाता है कभी कभार कि बताइए कि सक्शन लाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको ये नहीं बताना है कि ये जो है इस नोजल से चला, फिर मैं एल्बो लगाया, फिर मैं नीचे आया, टी लगाया, स्प्लिट किया, नो। द फर्स्ट कंपोनेंट दैट यू हैव इन अ सक्शन लाइन, दैट इज योर आइसोलेशन वॉल। क्या है, पहला कंपोनेंट होता है आपका आइसोलेशन वॉल। सो आइसोलेशन वॉल, ये आपका पहला कंपोनेंट होता है। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है इस आइसोलेशन के बाद, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट आपको एक ड्रेन होता है। क्या होता है, एक ड्रेन होता है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट होता है दैट इज व्हाट, आपका फिल्टर होता है। क्या होता है आपका, फिल्टर। अब फिल्टर आपके कुछ भी हो सकता है, टेम्पररी फिल्टर हो सकता है, मैं उसको टीएफ लिख लेता हूँ, या फिर आपका पीएफ लिख देता हूँ, परमानेंट फिल्टर हो सकता है। ठीक है, अभी कभी कभार क्या होता है कि ड्रेन नहीं दिया होता, वो फिल्टर में ही ड्रेन लगा होता है, इनबिल्ट ड्रेन है, बट है तो ड्रेन ही। तो आइसोलेशन वॉल्व, उसके बाद आपका एक ड्रेन, उसके बाद आपका फिल्टर। फिल्टर कम्स विथ इनबिल्ट ड्रेन और सेपरेट ड्रेन, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सेपरेट ड्रेन। ये फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद आपका क्या होता है, एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आता है। क्या आता है, एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर लगा हो, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हो, या पीडीआईडी प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर लगा हो। इट डिपेंड्स, रिक्वायरमेंट जो है प्रोसेस का उस पे, लेकिन आपका प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इसलिए टू बी सेफर साइड यू हैव टू से प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, नॉट स्पेसिफिकली कि प्रेशर इंडिकेटर या प्रेशर ट्रांसमीटर, है ना। टू बी सेफर साइड, जितना ज्यादा आप इंटरव्यूअर के दिमाग में, मतलब आप ऐसे आंसर दोगे तो उसके क्वेश्चंस और बनेंगे, है ना। अब जिस दिन जब आपको नहीं लेना होता है ना, तो समझ जाया करो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, तो समझ जाओ कि आपको लेना नहीं है। ठीक है ना, ही इज टीजिंग यू। आज आपको जिस दिन लेना होता है ना, 4 सवाल में भी आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और न्यू बर्ड सेलेक्टेड। ठीक है, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके बाद आपका जो अगला आता है दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसर। अब यहाँ पे बहुत ही जेनरिक, जो बिगिनर्स लोग से पूछा जाता है कि भाई जो रिड्यूसर है वो कौन सा रिड्यूसर है। तो फ्लैट साइड अप रिड्यूसर होता है, हम लोग उसको एफएसयू बोलते हैं, एफएसयू रिड्यूसर होता है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये होता है अवॉइड कैविटेशन के लिए। अवॉइड कैविटेशन, है ना। अवॉइड कैविटेशन क्या होता है कि जब क्या होता है, आपका जो रिड्यूसर आप लगाते हो उसमें एयर बबल्स फॉर्म होते हैं, वो एयर बबल्स इम्पेलर में चले जाते हैं और उसकी वजह से जो है उसमें जंग लग के वो खराब हो जाता है। तो जरा सी बात में अपना पंप नाराज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका फ्लैट साइड आप रिड्यूसर लगाते हैं, और इस रिड्यूसर के बाद यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, एक 5D स्पूल देते हैं। क्या देते हैं, 5D स्पूल, सॉरी 5D स्पूल। ठीक है, 5D स्पूल आता है, फिर फ्लैंज और गैस्केट आता है ना। अभी फ्लैंज और गैस्केट बोलने का अलग से जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बोल दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कंपोनेंट्स जो है वो आपके पंप के सक्शन लाइन और सक्शन लाइन में आता है। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है कि जो ये 5D स्पूल का जो रिक्वायरमेंट है ना, ये आपका वेंडर रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभार वेंडर बोलता है कि भाई मेरे को जरूरत नहीं है 5D स्पूल की तुम्हारे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड्स ऑन द वेंडर। बट बट इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप 5D स्पूल डालें। देखिए, वेंडर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको तो पता नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है ना। अब प्रोजेक्ट वाला इस वेंडर को चूज कर रहा है तो वो वैसी रिक्वायरमेंट दे रहा है। अब यदि वो उसको चूज नहीं कर रहा हो तो वो उसकी वैसी रिक्वायरमेंट नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे जो है होशियार नहीं बनना है, सिंपली आप 5D स्पूल बनाइए और उसको चिपकाइए। करेक्ट, यही सेम चीज आपको यहाँ भी बनानी होती है। यही सेम चीज आपको यहाँ पे, देखो सिंपल सा फंडा है। अभी क्या होता है कि, अभी तुम्हें प्रैक्टिकली एग्जांपल बोलूं
इस लाइन का एक नंबर होता है, लेट अस अज्यूम कि इसका नंबर है 4 इंच डैश पी डैश 1500 डैश A1A, ठीक है। ये इस लाइन है, तो यहाँ से जो लाइन चालू ये टी, फिर इसके बाद यहाँ पे ये, तो दिस विल बिकम अ कंप्लीट ब्रांच 1, दिस विल बिकम अ कंप्लीट ब्रांच 1। तो मैं क्या करता हूँ टाइम सेव करने का एक तरीका, यहाँ से लेके ये टी तक एक ब्रांच बनाता हूँ, फिर आई विल क्रिएट अ सेकेंड ब्रांच B2 जो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चालू होती है। उसके बाद मैं ये B2 ब्रांच बनाता हूँ, इसको कॉपी मिरर करता हूँ, कॉपी मिरर करता हूँ, इधर पे ब्रांच B3 बना देता हूँ, दैट विल सेव माई टाइम, करेक्ट। सो इस तरह से जो है अपन थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो एक पाइप के अंदर 3 ब्रांच बन गई, ये हो गई B1, ये हो गई B2 और यहाँ से हो गई B3, टोटल 3 ब्रांच। फिर उसके बाद ड्रेन डालोगे तो B4, यहाँ पे एक और ड्रेन आएगा तो B5, तो टोटल जो है आपकी एक पाइप के अंदर 5 ब्रांच बन गई। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये एक लाइन हो और यहाँ से लेके जो एक पूरा का पूरा एक नया ही पाइप हो, ठीक है ना। तो यदि ऐसा नया ही पाइप आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ये ब्रांच बनाइए, यहाँ पे रोकिए, उसके बाद यहाँ पे एक और ब्रांच बनाइए, ऐसा तो 2 ब्रांच बन गई। कुछ नहीं करना, यही पाइप को पकड़िए, पाइप को पकड़िए नॉट ब्रांच, पाइप को पकड़िए, कॉपी मिरर मारिए, यहाँ पे एक और नया पाइप आ गया, उसको रीनेम करके उसको नया पाइप दे दीजिए, और जो उस रीनेम किए हुए पाइप का जो B1 ब्रांच है उसको उड़ा दीजिए, तो भी आपका टाइम सेव हो गया। तो डिपेंड्स, ठीक है ना, दो पाइप है तो ऐसे करो, एक पाइप है तो वैसे करो। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, करेक्ट ना। अच्छा, अब हम डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज में क्या होता है भाई, देखिए डिस्चार्ज में जो नोजल है वो मेरा कुछ इस तरह से है, ये मेरा नोजल है, डिस्चार्ज नोजल, ठीक है, ये मेरा डिस्चार्ज नोजल हो गया। अब डिस्चार्ज नोजल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा 3D स्पूल, क्या आएगा, 3D स्पूल आएगा। चलिए यहाँ पे मैंने डाला 3D स्पूल, इस 3D स्पूल के ऊपर जो है आपका कंसेंट्रिक रिड्यूसर आ गया, वर्टिकल में लगा रहा था इसलिए कंसेंट्रिक आ गया। उसके बाद क्या होता है, लाइन को आप जो है बाहर लेके आते हैं, लाइन को जो है आप बाहर की तरफ लेके आते हैं। मैंने आपको बताया कि पंप में जो पाइपिंग करते हैं हम कैसे करते हैं, पंप में पाइपिंग हम सब कुछ पंप के सामने करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पंप के सामने बाहर लेके आया, लाइन को ड्रॉप किया, लाइन को ड्रॉप करते हैं और इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चलाते हैं। अब ये जो दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों का जो बॉटम ऑफ पाइप है ना वो हम लोग सेम रखते हैं, क्यों, कॉमन सपोर्टिंग करने के लिए, इससे हमारा पैसा बच जाता है, फाउंडेशन का खर्चा बच जाता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सपोर्टिंग करने के लिए ये दोनों लाइनों को पैरेलली रन करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका बॉटम ऑफ पाइप और इसका बॉटम ऑफ पाइप सेम रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट आया आपका 3D स्पूल आ गया, कंसेंट्रिक रिड्यूसर आ गया वर्टिकल में, यहाँ पे आपका एक लगता है प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। अब या तो यहाँ लगा लो या तो यहाँ लगा लो, आपकी मर्जी है। देखिए प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में खाली इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, उसमें एक आइसोलेशन वॉल्व भी आता है। जहां पर भी वॉल्व आ रहा है आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि यदि यहाँ पे वॉल्व आ रहा है तो उस वॉल का हैंडल उस ऑपरेटर के हाथ तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोचेबल हाइट होनी चाहिए, और अप्रोचेबल हाइट क्या है, 1.8 मीटर। तो उस वॉल का हैंडल का सेंटर यदि 1.8 मीटर पे है तो यू कैन पुट इट इन दिस डायरेक्शन, नहीं है तो यू कैन पुट इट इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसलिए मैंने दो जगह बताया, या तो वर्टिकल लगा लो या तो हॉरिजॉन्टल लगा लो। अब जनरली जो साइज होता है इसका या तो 1/2 इंच होता है या तो 3/4 इंच होता है, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1.5 इंच, लेकिन जहां पर भी होगा पीएनआईडी में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, अगेन एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। अगला जो कंपोनेंट आता है दैट इज योर चेक वॉल। क्या आता है, चेक वॉल। चेक वॉल के बाद क्या आता है आपका, एक ड्रेन आता है, ड्रेन के बाद अगला जो कंपोनेंट आता है आपका आइसोलेशन वॉल्व आता है। अब देखिए चेक वॉल है, उसका ड्रेन है, फिर आइसोलेशन वॉल है। ये चेक वॉल का काम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल, एनआरवी वॉल भी बोलते हैं। देखिए चेक वॉल में क्या होता है, एक पटिया लगी होती है अंदर, वॉल के अंदर एक प्लेट होती है, जैसे ही फ्लूइड उसको धक्का मारता है तो वो प्लेट ऊपर की तरफ उठती है, फ्लूइड बहने लगता है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही फ्लूइड उसमें रुकता है तो वो जो प्लेट है ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लेट गिर जाती है और वॉल बंद हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल, इसलिए बोलते हैं कि इसमें बैक फ्लो नहीं होता है। तो कल को जब मेरे को वॉल का मेंटेनेंस करना है, सॉरी वॉल बोल रहा हूँ, पंप का मेंटेनेंस करना है, तो चेक वॉल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। चेक वॉल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो यदि ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया
तो जो जो फ्लूइड भरा है आगे वो पीछे की तरफ नहीं आएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रेन दिया है। क्यों? क्योंकि चेक वाल के आगे का जो फ्लूइड है, जो कि तुम्हारा आइसोलेशन वॉल और चेक वॉल के बीच में जो पाइप है उसके बीच में जो पानी भरा उसको निकालने के लिए ही यहाँ पे ड्रेन दिया है। तो ये गेट वॉल को बंद करेंगे, यहाँ का ड्रेन खोलेंगे, सारा फ्लूइड जो है निकलेगा, पूरे पाइप का फ्लूइड निकल जाएगा इस ड्रेन से, और उसके बाद हमारा जो वॉल है उसको, वॉल बोल रहा हूँ सॉरी, पंप जो है उसको हम मेंटेनेंस के लिए ले जा सकते हैं। करेक्ट? सो दैट्स द डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन में समझ में आया, 3D स्पूल, रिड्यूसर, आपका प्रेशर इंस्ट्रूमेंट या तो वर्टिकल में लगाओ 1.8 मीटर, हाँ सेंटर ऑफ द वॉल से है तो ठीक है, नहीं है तो आपकी वर्टिकल पाइप में हॉरिजॉन्टल में लगा दो। उसके बाद चेक वॉल आएगा, ड्रेन आएगा और आपका आइसोलेशन वॉल आएगा। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर ये करना है कि एक कॉमन सपोर्ट लगाना है जो इस पाइप और इस पाइप को दोनों को सपोर्ट कर सके। अब उसके लिए आपको इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको देखना है, यहाँ भी आपको देखना है ना। एक कॉमन ऐसा रास्ता खोजना है जहाँ पे हम वो लगा सके। अब मैंने आपको बताया है, पिछली क्लासों में ये बताया है कि जहाँ पे भी नॉन इंसुलेटेड लाइन है वहाँ पे 300 का स्पूल होना चाहिए, जहाँ पे इंसुलेटेड है वहाँ पे 500 का स्पूल होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से रूटिंग को थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं। करेक्ट? कि कहाँ पे कॉमन सपोर्टिंग बैठ रहा है। अच्छा देखिए, सक्शन लाइन में भी दो सपोर्ट लगते हैं, है ना। सक्शन लाइन में जो है वो आपका 2 सपोर्ट लगता है, तो 2 सपोर्ट का स्पेस जो है आपको छोड़ना है। उसी तरह आपको डिस्चार्ज लाइन में भी जो है, जरूरी नहीं है वहां पे 2 सपोर्ट लगे, बट या एक सपोर्ट तो लगता ही लगता है। तो आइदर इफ यू वांट टू मेक इट इन अ कॉमन सपोर्टिंग, तो आपको फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। चलिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता कुछ नहीं, उसके ये लाइन सीधे ऊपर उठती है, यही सेम लाइन आपको कॉपी करना है इस तरफ। फिर आपका ये जो है इस तरफ ऐसे आता है, यहाँ पे भी एक टी लगा होगा, यहाँ पर भी जो है आपका एक टी लगा होगा, और उस टी से आपका जो लाइन है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो है आपका या तो पाइप रैक में चला जाता है या कहीं और चला जाता है, तो आपको उसके रास्ते पे लेके जाना है। सिमिलरली आपका जो पाइपिंग है वो यहाँ से भी बनेगा, ऐसे बनेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद ये ऐसा पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद ये फिर उठेगा, उठने के बाद जो है आपका फिर यहाँ से ये आके इसमें जुड़ जाएगा। राइट? तो इस तरह से कुछ जो है आपका पंप का सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन बन के तैयार होता है। अब ये पढ़ाते क्यों है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक जेनेरिक तरीका हो गया है आज के टाइम में इंटरव्यू करने का, यदि 3D मॉडलिंग में करना हो तो, है ना। तो इट्स वेरी कॉमन टॉपिक कि भाई पंप सक्शन डिस्चार्ज बना दो और ठीक है, तो भाई तुमको 3D चलाना आता है। बट मैं होता तो मैं कभी ये नहीं देता, मैं होता तो मैं उनको ड्रम का रूटिंग या पीएसवी बनाने को या कंट्रोल वाल असेंबली बनाने को, या फिर मैं बोलता कि हीट एक्सचेंजर बनाओ और उसकी रूटिंग करो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक नेम टैग नहीं है कि भाई पंप सक्शन पंप डिस्चार्ज है यही रूटिंग होता है। उसमें क्या है, उसमें दिखता है कि आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, आप कैसे एक्सेस वे इमेजिन कर रहे हो, आप कैसे उसमें रूटिंग के फंडामेंटल्स को अप्लाई कर रहे हो। वॉल लगाना है तो कैसे लगाना है ना। आपका कंट्रोल वॉल असेंबली लगाना है, सॉरी कंट्रोल वॉल नहीं असेंबली, सॉरी वॉल का सेट लगाना है तो कैसे लगा रहे हो, वर्टिकल में लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो, आपने हेडरूम क्लियरेंस मेंटेन किया है कि नहीं किया। हेडरूम क्लियरेंस से बात याद आई, जब भी आप इस तरह का टर्न मारते हैं ना, यहाँ पे ऐसा टर्न, तो यदि आप चाहते हो कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा, ये वाला जो एरिया है, ये है ना, ये वाला जो एरिया आपका इतना जो पंप के बीच में है ना। अब आपका तो पंप यहाँ पे है, आपका जो पंप है वो तो ऐसा है ना, ये इधर पंप है और इधर एक पंप है, तो ये पंप के बीच में जो स्पेस है ना, आप इसको अप्रोचेबल बनाना चाहते हो, मतलब ऐसा करना चाहते हो कि भाई जो ऑपरेटर है वो इस एरिया में आए। दूसरी बात, ये जो वॉल्व है उनको ऑपरेट करे, यहाँ पे चेक वॉल लगा है ना, ये चेक वॉल लगा है, ये आइसोलेशन, ये तो चलो इस तरफ हो गया, तो डेफिनेटली यू नीड टू क्रिएट अ एक्सेस वे हियर, यू नीड टू क्रिएट एक्सेस वे हियर ऑब्वियसली। बट इस वाले के लिए क्या, ये अंदर वाले के लिए क्या, तो आप चाहते हो कि यदि यहाँ पे एक एक्सेस वे हो, तो भाई एक्सेस वे हो तो पहली बात तो इसका जो विड्थ होगा वो 1 मीटर होगा। दूसरी बात, इसका जो हाइट होगा, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2.2 मीटर। ये जो बॉक्स बनेगा ना वो 2.2 मीटर का होगा। यदि ये 2.2 मीटर का होगा तो ये वाली जो लाइन है डिस्चार्ज लाइन और ये जो सक्शन लाइन है, ये दोनों लाइन का बॉटम ऑफ पाइप जो है मिनिमम 2.2 मीटर होना चाहिए। तभी तो बंदा यहाँ से सामने से घुस के आएगा और ये दोनों को ऑपरेट करेगा। करेक्ट?
तो जब आप एक ऐसा फ्लैट टर्न मार रहे हैं, जब आप ऐसा फ्लैट टर्न ले रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि बॉटम ऑफ पाइप जो है आपका 2.2 मीटर से ऊपर ही हो, ठीक है ना। यदि ऊपर नहीं होगा तो ये वाला जो आप कंसिडर कर रहे हो कि यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे करना है इसका, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे हम इसको जो है उसमें रूटिंग रूटिंग जो है E3D में हम कैसे करते हैं, राइट। चलिए।